हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं ओशिनोग्राफी। अब देखिए, यहाँ पर जो मैं आपका ये सीरीज शुरू किया हूँ, इस सीरीज में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने होंगे, वो भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके जो होंगे वो स्टेटमेंट वाइज होंगे, जो कि आपके आईएएस में या पीसीएस में इस बार जो पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का, उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसीलिए ये सीरीज आपका बहुत ही बेस्ट सीरीज है। जैसे ही आपका ज्योग्राफी चल रहा है, अभी अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो इसको हम आपको, जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी चल रहा है, 2-3 दिन ज्योग्राफी कर देंगे, 2-3 दिन हिस्ट्री कर देंगे या साइंस भी कर देंगे, आप सब कहेंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ ये क्वेश्चन लाते हैं। मेरा ये करवाने का मतलब नहीं कि इस बुक को ही मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि क्वेश्चन को मैं टाइप कर सकूँ, हर एक चीज़ कर सकूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उस सब कॉन्सेप्ट को मैं आपको फिगर के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें तक समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखते। देखिए, हमने आपको ये तो आपको एनसीईआरटी करवाया जा रहा है, इसके साथ ही आपको संतोषी आईएएस 2.0 नीचे लिंक दिया गया है। यही क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप पढ़ रहे होंगे, ये महासागरीय नितल के बारे में, मतलब ओशियन बेसिन। आप इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ूंगा, जैसे कुछ चीज़ें कठिन होगी तो उसको मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। जैसे ओशियन बेसिन के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको क्विज के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे, इसके बाद नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ से क्विज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसी चैप्टर का आपको क्विज करवाया जाएगा, तो दोनों तरीके से आपको बेनिफिट होगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर ये शुरू करते हैं। डेली 9 बजे आएगा। आप एकदम एक रूटीन बना लीजिए कि हमको क्या करना है। 9 बजे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ना है। ऐसे एमसीक्यू आपका तैयार हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा एमसीक्यू, मतलब वो सॉरी एनसीईआरटी तैयार हो गया। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। हम पढ़ते हैं चारों पांचों मतलब स्टेटमेंट। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महासागरों के तल विभिन्न खाइयों, जैसे विभिन्न खाइयाँ होती हैं, गर्त होते हैं, कटक होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है, तो मतलब रिड्ज, ट्रेंच, ये सब प्लेन्स, ये सब होते हैं। तो कहाँ पर? महासागरों के तल में। ये देखिए, महासागरों के तल में प्लेन्स भी होते हैं, आपके रिफ्ट वैली भी होती हैं, रिज भी होते हैं, ट्रेंच भी होते हैं, तो ये सब होते हैं, सेल्फ भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये तो आपका सही ही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की सहायता से महासागरीय नितल, मतलब नीचे बेसिन जो महासागरीय, ये सब पार्ट महासागरीय बेसिन, ओशनिक बेसिन के अंतर्गत आता है। ये जितना भी पूरा दिया गया है ये ओशनिक बेसिन के अंतर्गत आता है। महासागरीय नितल की गहराई की जानकारी संभव हुई है किसके तरीके से? ध्वनि तरंगों की सहायता से। तो हाँ, ये भी सही है। अब कह रहे हैं विवर्तनिक जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, या ज्वालामुखी क्रिया होती है, या अपर्दन इरोजन क्रिया होती है, या निक्षेपणकारी क्रिया होती के कारण महासागरीय तल पर उच्चवच पाए जाते हैं। तो सही है। इसी के कारण क्या होता, ये उच्चावच क्रिया पाए जाते हैं, मतलब कहीं पर मतलब बड़ा है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे खाई है, कहीं पे पहाड़ है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका ये भी सही है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट। अब ये देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं। समुद्र तट से समुद्र की ओर ढाल वाला स्थल खंड होता है। अब देखिए, ये अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत से सारे क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। अब देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहा है। देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर मैं पूछूं क्या होता है, तो जो आपका ये कोस्टल लाइन है, मतलब जैसे आप, ये आपका प्यारा भारत है, तो यहाँ पर कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के जस्ट किनारे आपका क्या पड़ता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल, ये आपको शेल्फ दिख रहा होगा, ये क्या होता है? जो समुद्र का सबसे ऊपरी भाग, अगर कोस्टल एरिया को छोड़ दिया जाए तो समुद्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, सतही भाग होता है। तो यहाँ से क्या होता है,
ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप से। तो ये जो ऊपर होता है इसके बाद नीचे ये आपका स्लोप तब जाता है। तो पहले वाला ऊपर वाला भाग क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। देखिए जितने भी खनिज होते हैं, खनिज और पेट्रोलियम होते हैं, बॉम्बे हाई आप देखे होंगे, गोदावरी बेसिन देखे होंगे, यहाँ से जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, वो क्या होते हैं? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही पाए जाते हैं। याद रखेंगे कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही पाए जाते हैं। और ये जो एरिया होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली पड़ती है। क्या पड़ती है? ये देखिए, ये पूरा मतलब थोड़ा सा ही ये आपका, अगर ये वाला एरिया कोस्टल वाला एरिया से थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। यहाँ पर क्या होता है? सनलाइट डायरेक्टली पाई जाती है, जिससे ये प्लैंकटन जो होते हैं, जो फिश का भोजन होता है प्लैंकटन, वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सन की रेज यहाँ पर डायरेक्टली पड़ते हैं। और कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल रीफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे आपका सैंड हुआ, मिनरल्स हुआ, हर चीज़ें यहीं पर पाई जाती हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक ह्यूमन के लिए, मतलब मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। अब यहाँ पर यही कह रहा है कि करें ये कॉन्टिनेंटल जो मग्न तट है, समुद्र तट से समुद्र की ओर तीव्र ढाल वाला स्थलखंड होता नहीं, सब तीव्र ढाल वाला स्थलखंड होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। ये देखिए, ये होता है, ना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक प्लेन एरिया होता है। याद रखेंगे, कम गहरा एरिया होता है। मेरा कहना का मतलब, ये देखिए यहाँ लिखा गया है महासागरीय नितल ओशेनिक बेसिन के संबंध में कथन डी सही नहीं है, क्योंकि समुद्र तट से समुद्र की ओर तीव्र धार वाला स्थलखंड महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होता है, बल्कि महाद्वीपीय ढाल होता है। ये देखिए, महाद्वीपीय ढाल जो होता है, ये आपका ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये वाला जो ढाल दिख रहा होगा, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप है। तो यही आपका कहा था कि महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र की ओर ढाल वाला नहीं होता, ये एकदम प्लेन एरिया होता है। थोड़ा मतलब गहराई होती है, लेकिन बहुत कम गहराई होती है यहाँ पर। तो ये वाला आपका डी वाला आपका गलत हो जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है? आईएएस प्री में आया हुआ है। कहाँ पर? आईएएस प्री में, और ओल्ड एनसीईआरटी का है। देखिए, हर एक चीज़ें आपको दिखाया भी जाता है। यहाँ पर दूसरा पहला क्वेश्चन क्या करा है? ऑप्शन करा है यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच में तापमान बियर पास है। अब तापमान बियर पास क्या होता है? तापमान का जो अंतर होता है, इसका मतलब तापमान जो डिफरेंस होता है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अब यहाँ दूसरा क्या कह रहा है? जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये पूछ रहा है। तो क्या आपका सही है? अब देखिए, यहाँ पर पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक कौन सी बॉडी होती है? एक होती है आपकी वाटर बॉडी, और एक कौन सी बॉडी होती है? लैंड बॉडी। अब देखिए, जो ये आपका वाटर बॉडी है, ये वाला, इस वाटर बॉडी में जब भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होगा? सूर्य की किरणें पड़ने के बाद ये कम जल्दी गर्म होंगी। याद रखेंगे, कम जल्दी गर्म होंगी। अब देखिए, कम जल्दी गर्म होने का मतलब क्या होगा? इसकी स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा, विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी। अगर कम जल्दी गर्म होता है कोई चीज़, उसका मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा हो रही है। और ये जो आपका लैंड वाला एरिया है, लैंड वाले एरिया में क्या होता है? ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो इसका मतलब विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? ये कम होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे अगर पानी कम जल्दी गर्म हो रहा है, तो पानी का जो समुद्र का जल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये एकदम सही है, दोनों ही कथन सही है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच में तापमान का अंतर क्या होता है? बहुत अधिक पाया जाता है। जो आपका लैंड वाला एरिया होता है, ये 45-50 के करीब पहुंचता है, जो कि ये आपका एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज ही इसका 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर वाले अगर सतह का देखते हैं, अभी आगे आएगा, बताएंगे कहाँ कितना होता है। तो ये यहाँ पर कौन सा होता?
कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 1 का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा पानी की ज़्यादा होती है, इसीलिए कम गर्म होता है। देखिए ये कहाँ से साइंस भी यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी भी लगा दिया है। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बियर पास मतलब अंतर होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान का अंतर महासागरों और महाद्वीपों के बीच में ज़्यादा होता है, ये याद रखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा इस सीरीज को, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ आप इस सीरीज को थोड़ा सा ये लाइक कर दिया करिए, कम से कम 50-60 लाइक भी कर देंगे तो आपका ये सीरीज चलता ही रहेगा, ठीक है, बंद नहीं होगा। एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बार जब आईएएस का पेपर होगा, पीसीएस का पेपर होगा, अगर आप देकर आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले। एक बार ये आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए तो वहाँ पर कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, आप तुरंत उसका जवाब देंगे। अगर आप सिर्फ फैक्ट पढ़ के जा रहे हैं, थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो याद रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए वहीं यहाँ यही गया है, तापमान में जो अंतर होता है शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, या गर्मियों में अधिक गर्मी तथा तेज समुद्री हवाओं का परिणाम होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भी भूमि की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जल अपेक्षित घनत्व भूमि की सतह की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती है और समुद्र तापमान गर्म होता है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो जल होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, वो देर में गर्म होता है और जल्दी देर में ठंडा भी होता है, और ये लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, महासागरीय ढाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए महासागरीय ढाल के बारे में कह रहे हैं, महासागरीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ता है। अब जो जो ढाल होता है बेसिनों को और महासागरीय शेल्फ को जोड़ता है, तो ये आपका कौन सा, ये मतलब ये जो अब कह रहा है ये कैसा सही सही पूछ रहा है कथन, तो सही है कि नहीं। तो ये यहाँ पर पहले मैं दिखाता हूँ। देखिए ये बेसिन होता है, ये आपका बेसिन हो गया। अब ये देखिए कह रहे हैं जो महासागरीय ढाल होता है, यहाँ पर आपका, इसको फिर से मिटाते हैं, फिर ये देखिए ये, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ये ढाल होता है, ये ढाल वाला एरिया कौन सा होता है, ये देखिए ढाल वाला होता है। ये ढाल वाला जो एरिया होता है ये सेल्फ को जोड़ता है, सेल्फ को, और ये जो प्लेन वाला है बेसिन वाला एरिया इसको जोड़ता है। तो हाँ ये जोड़ता ही है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि महाद्वीपीय ढाल जो होता है महासागरीय बेसिन और महासागरीय सेल्फ को जोड़ता है, एकदम सही है। दूसरा कारण महासागरीय गर्त भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से शांत क्षेत्र होता है। करें जो महासागरीय गर्त होता है भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से शांत होता है, तो एकदम गलत है। देखिए जो आपका ये गर्त होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है, ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ इधर कर देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा गया देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से अस्थिर अथवा अशांत क्षेत्र होते हैं ये गर्त। गर्त क्या होते हैं, जो भी ये मतलब जैसे ये देखिए गर्त नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है, ये इधर गर्त होगा ये। तो ये जो गर्त होते हैं ये भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से अस्थिर और शांत होते, यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होते हैं, प्लेटों के संचलन में, भूकंप आएगा ज्वालामुखी जब होगा तो क्या प्लेटों का संचलन ज़्यादा होगा, तो यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर पहला हम देखते हैं, पहला वाला आंसर क्या कर रहा था, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के संबंध में केवल कथन एक सही, क्योंकि महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महासागरीय शेल्फ को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये एरिया का हो गया, शेल्फ हो गया, और ये आपका एरिया फिर जाके कौन सा ढाल वाला एरिया हो गया, ये बेसिन वाला एरिया हो गया। तो ये स्लोप जो होता है यही जोड़ता है बेसिन और शेल्फ को। इसकी शुरुआत वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तीव्र ढाल में परिवर्तित होता है। यह शेल्फ नहीं है, ये आगे चल के तीव्र ढाल में परिवर्तित होता है। एक कैनियन होता है। कैनियन क्या होता है, ये देखिए मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ फिगर में, ये सब मरीन
कैनियन क्या होता है, ठीक है। ये सबमरीन कैनियन अगर आपसे कोई पूछे, देखिए ये होता है, मैं बताता हूँ। जैसे कोई नदी यहाँ से आ रही है, बहुत सी नदी आती हैं, तो ये जो कोई नदी आ रही है ये कहाँ पर जा रही है, ये देखिए धीरे 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 ये आपको नीचे तक चली जाती है। तो ऐसा नहीं कि नदी ऐसे एकदम हमेशा पूरा फैल जाती है, नहीं, नदी क्या होती है, धीरे धीरे अपना वो बनाती हुई, रास्ता बनाते हुए नीचे की तरफ काटती हुई चली जाती है। जो नदी काटती हुई चली जाती है, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, सबसे अच्छा मतलब गोदावरी वाली लेंगे, ठीक है। तो गोदावरी नदी, तो वो क्या होती है, कैनियन बनाती बनाती चली जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कैनियन का निर्माण कैसे होता है, जब कोई नदी आती है महाद्वीप से समुद्र में जाती है, तो एक जो आप नीचे बनाती है, रास्ते बनाती हुई चली जाती है, वही कैनियन कहलाता है बस। और कैनियन कुछ नहीं है इसमें, जो आप बहुत मतलब अगर सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ होगी, कुछ नहीं होता, ठीक है। कैनियन यही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या, हाँ, ढाल वाले क्षेत्र की प्रवणता क्या होता है, 2 से 5 डिग्री के मध्य होती है। इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर की होती है। अब चलते हैं ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। हर एक चीज़ें आपको समझा, देखिए जलमग्न कैनियन, अब यही यही अभी हमने बताया ना, सबमरीन कैनियन क्या होता है। ये कह रहा है कि क्या होता है, महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय ढाल के मध्य होता है जलमग्न कैनियन, ये कह रहा है। सही सुमेलित करना है, तो हाँ अभी ये देखिए, ये क्या है, ये है महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये है, देखिए कॉन्टिनेंटल, मैं एक बार मिटाता हूँ, देखता हूँ, ये देखिए ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, और ये देखिए ढाल ये वाला बना है, इसी के बीच में तो सबमरीन कैनियन है। ये देखिए सब जलमग्न कैनियन को इसी सबमरीन कैनियन कहते हैं, इसी के तो बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये और ये के बीच में कौन सा है, सबमरीन कैनियन। ढाल के यहाँ ढाल नहीं, ढाल इधर लिखा गया है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये देखिए इधर लिखा गया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो, ये देखिए ढाल वाला एरिया है, इसी के बीच में सबमरीन कैनियन है, जलमग्न कैनियन है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा आपका ये हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। समुद्री टीला, 2 पर्वतों के बीच का सागरीय क्षेत्र कह रहे हैं, वो समुद्री टीला होता है, तो ये आपका गलत है। देखिए समुद्री टीला ये नहीं होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया, महासागरों को निचलिए भाग पर पाए जाने वाले चपटे शिखर भाग को निम्न तट का द्वीप कहते हैं। गहरे समुद्र तल में कम से कम 1000 मीटर की ऊपर उठने वाले पर्वत को समुद्री टीला कहते हैं, ये याद रखेंगे। निमग्न तट किसको कहते हैं, बताइए, निमग्न तट, चपटे शिखर वाले समुद्री टीले को निमग्न तट कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जलमग्न कैनियन समुद्री और निमग्न तल प्रवाल द्वीप का प्रमुख है। महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय मंगढाल के मध्य जलमग्न कैनियन मिलते हैं। इस प्रकार कैनियन का निर्माण अपरदनात्मक क्रियाओं द्वारा होता है। अपरदनात्मक मतलब इरोजन उरोजन क्रियाओं के द्वारा होता है। अभी हमने कहा ये जो नदी होती है ये काटती चली जाती है। हडसन कैनियन जो होता है विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न कैनियन है। कौन सा, ये सबमरीन कैनियन, ये कह रहा है सबमरीन, तो हडसन कैनियन, तो याद रखिएगा हडसन कैनियन सबसे बड़ा जलमग्न कैनियन है, ये भी याद रख लेंगे। पाए जाने वाले, अब देखिए महासागरों के नितलीय भाग, नीचे वाले भाग में पाए जाने वाले चपटे शिखर वाले भाग को निमग्न द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चपटे भाग, ये देखिए ना, अभी आगे इसको सबको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जलमग्न खाई क्या होता है, गायोट क्या होता है, मग्न तट क्या होता है, जलमग्न कटक क्या होता है, ये कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कोई भी सही सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डी वाला आंसर हो जाएगा, अब आगे क्या होगा, जलमग्न खाई क्या होता है, इसको देखिए। अब यहाँ पर होता है, यहाँ देखते हैं, महासागरीय नितल पर तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अवनमन को जलमग्न खाई या गर्त कहते हैं, ट्रेंच जिसको आप बोलते हैं। अच्छा मैं पूछूं अगर से आपसे,
सबसे गहरा ट्रेंच, तो मारियाना गर्त कौन सा? मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ट्रेंच देखता हूँ, ये मान लीजिए मारियाना ट्रेंच है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब मारियाना ट्रेंच का एक चैलेंजर ये द्वीप है, मतलब चैलेंजर देखा जाता है, चैलेंजर कहाँ पे है? तो इसी मारियाना में सबसे जो साउथ में है, मतलब अगर यहाँ से उत्तर से नीचे देखेंगे, सबसे साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट होता है चैलेंजर पॉइंट होता है, याद रखेंगे चैलेंजर। तो यहाँ पर नीचे चले ना मायरान, ये गर्त मेरियाना, ठीक है। अब यही कह रहा है कि जलमग्न खाई क्या होता है? तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अवनमन खाई को गर्त कहते हैं। मतलब एक गर्त नहीं बन जाता समुद्र में। जलमग्न शिखर जिसका शिखर नितल से 1,000 मीटर ऊपर उठा हो, मतलब ये नीचे से, मतलब अगर नितल मतलब नीचे से सपाट प्लेन से 1,000 मीटर ऊंचे अगर उठा हो तो समुद्री पर्वत कहलाता है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयार्ड कहते हैं। अब गाइयार्ड देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए, पहले मैं इसको मिटाता हूँ फिर इसके बाद दिखाता हूँ गाइयार्ड कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर अब देखिए गाइयार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये तो ये देखिए गाइयार्ड दिख रहा होगा। अब ये देखिए कैसे बना है, ये देखिए पूरी तरह से ये ऊपर नहीं उठा है। एक सी माउंट होता है जो कि सी माउंट भी समुद्र ऊपर नहीं पहुंचता, ये याद रखेंगे। सी माउंट भी समुद्र के ऊपर एकदम नहीं पहुंचता, सिर्फ आपका जो वोल्केनिक आइलैंड होता है वो समुद्र के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर देखिए गाइयार्ड क्या होता है, ये नीचे होता है, प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये चपटा इसका समुद्र, सी माउंट एकदम ऐसे ऊपर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से ऊपर नहीं होता। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि गाइयार्ड क्या होता है, महासागर। ये गाइयार्ड यहाँ गलत दिया है। अब यहाँ पर देखिए सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयार्ड, तो यहाँ पर सपाट है ना, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ तो गाइयार्ड जो लिखा गया है ये सपाट है, ऐसे ऐसे है, ना कि ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे है। इसी को गाइयार्ड कहते हैं। कई बार पूछता है गाइयार्ड क्या होता है। अब यहाँ पर मग्न तट क्या होता है? महासागरीय नितल पर लंबी और पतली तीव्र ढालों वाली खाई होती है, वो क्या होती है? मग्न तट कहलाता है। इसको याद रखेंगे, क्या? मग्न तट। अब देखिए ठीक है, याद रखिएगा सेल्फ की बात कर रहे हैं, महासागरीय नितल। अब यहाँ पर जलमग्न कटक क्या होते हैं? समतल शीर्ष। अब ये मग्न तट, या ये नहीं है मग्न तट, देखिए मग्न तट ये यहाँ नहीं है, सॉरी, ये मग्न तट नहीं होता है, इसलिए मैं कहा था। ये देखिए ये मग्न तट नहीं होता, ठीक है। मग्न तट, या ये तो गलत है। मग्न तट समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला धरातल होता है। यह महासागरीय नितल की अपेक्षा छोटा स्थल होता है, ठीक है। तो समुद्र की ओर मंद ढाल वाला एक धरातल होता है मग्न तट। मग्न तट कटक महासागरीय नितलों का कुछ 100 किलोमीटर चौड़ा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पर्वत श्रेणी वाली होती है कटक, ठीक है। तो महासागरीय कटक महासागरीय नितलों पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ा और सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रिज बोलते हैं। कटक को क्या बोलते हैं? रिज बोलते हैं। एक बार यहाँ पर हम देखते हैं रिज, कहीं होगा रिज, ठीक है। बैली हो गया, और देखिए मिड ओशियनिक रिज, रिज होता है। रिज क्या होता है? जब दो समुद्र में दो पर्वत एक दूसरे से पास आते या दूर होते हैं तो वहाँ पर रिज क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते, ये तो हो गया, ये मग्न तट देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर ये ढाल युक्त धरातल होता है और महासागरीय नितल की अपेक्षा छोटा स्थल रूप होता है। अब यहाँ पर देखते हैं समुद्र तल से फैलाव के बाद समुद्री तल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? कथन। कथन पहला क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा? सही कथन पूछा है क्या? देखता हूँ, सही कथन पूछा है। सही कथन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि मध्य महासागरीय कटक जो रिज होता है पर नई समुद्री परत बनती है और पुरानी परत दूर धकेल दी जाती है। तो ये आपका सही है या गलत है? तो ये एकदम सही है। कटक पर नई समुद्री जो परत बनती है तो पुरानी परत क्या होती है? दूर धकेल दी जाती है, अभी बताएंगे।
जब नई परत बनती है तो समुद्री प्लेटें आकर सिकुड़ जाती हैं। क्या कहते हैं, कहना सिकुड़ जाती, तो ये गलत है, सिकुड़ती नहीं है। महासागरीय गर्त नवगठित समुद्री परत को लगातार निगलती रहती है। तो जो महासागरीय जो गर्त होता है, जो नई परत समुद्र की बनती है, उसको लगातार निकलती रहती हैं। समुद्र तल में फैलाव के परिणाम से निरंतर महासागरों का निर्माण होता रहता है। तो ये भी आपका गलत है। कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3 का। देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए समुद्र तल में 1 और 3 सही है। मध्य महासागरीय कटक जो रिज होते हैं कि नई समुद्री परत, कटकों पर नई समुद्री परत बनती है। तो कहाँ पर बनती है, कटकों पर जब नई समुद्री परत बनती है जो पुरानी परत को धकेल देती है, क्योंकि प्लेटें विपरीत दिशाओं में गमन करते हैं। हमेशा प्लेट जो होते हैं विपरीत दिशाओं में, ये इधर गमन करेगी, ये इधर, प्लेट आपस में गमन का। महासागरीय गर्त लगातार नवनिर्मित समुद्री परत को निकलती रहती है। क्या कह रहे हैं कि महासागरीय गर्त जो होता है लगातार नवनिर्मित परत को निकलती रहती है। जो गर्त होता है, जो नई प्लेटें बनती हैं उसको निकलती रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा ये। अब यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर क्योंकि प्लेटें आपस में मिलती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, जिससे प्लेट को मेंटल पुनर्चक्रित किया जाता है। तो जो प्लेटें मिल रही हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। अब देखिए 2 और 4 गलत है, क्योंकि जब नई परत बनती है तो समुद्री प्लेटें आपस में सिकुड़ती नहीं बल्कि फैल जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ देखिए जब नई परत बनती है तो समुद्री प्लेटें सिकुड़ जाते नहीं, ये फैल जाती हैं। याद रखेंगे क्या होती है, ये फैल जाती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, समुद्र तक फैलाव परिणाम स्वरूप सागरों का निर्माण नहीं होता है बल्कि महासागरों का विस्तार व संकुचन होता है, जो फैलाव और संकुचन पर निर्भर करता है। ये यहाँ देखते हैं, समुद्र का फैलाव एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। मध्य महासागरीय कटकों पर नई परत बनती हैं, जो रिड्ज वाले एरिया वहाँ पर नई परत और जो अलग अलग प्लेट सीमाएं होती हैं। समुद्र तल का फैलाव समुद्र के अस्तर, महाद्वीपीय बहाव, समुद्र तल की आयु चुंबकीय गुणों को प्रभावित करती है। ये वाला कह रहे हैं कि समुद्र तल के फैलाव के परिणामस्वरूप महासागरों का निर्माण होता है, नहीं, ये निर्माण करने का दूसरा ये कारण नहीं है। कारण ये हो सकता है जो भूगर्भिक प्रक्रिया होती है, टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, ये सब जो एक दूसरे से अलग होती है, पास आती, इस सब से समुद्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण भी होते हैं, ठीक है, महाद्वीपीय बहाव भी होता है, जैसे हमारी प्लेट ऊपर जा रही है तो इससे भी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, ये बताना है। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त सबसे है। आर्कटिक ओशियन में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आर्कटिक में मिलाय गर्त है, ये याद रखेंगे। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है। यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखते हैं, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहराई वाला क्षेत्र माना जाता है। यह फिलीपींस के पूर्वी भाग में 11,022 मीटर गहरा है। कितना है, 11,022 मीटर गहरा है। मेलाय गर्त आर्कटिक महासागर के समीप स्थित है। यहाँ पर देखिए आर्कटिक महासागर के समीप मेलाय गर्त है। यह आर्कटिक उत्तरी ध्रुव सागर और महासागर का सबसे गहरा 5500 मीटर का भाग होता है। यह पूर्वी ग्रीनलैंड के समीप स्थित है। अब देखिए सुंडा गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो सुंडा जलसंधि सुमात्रा जावा के समीप स्थित है। तो सुंडा गर्त क्या होता है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त होता है, जो सुंडा जलसंधि सुमात्रा और जावा के सबके समीप स्थित होता है। इसकी गहराई 7,450 मीटर होता है। अब देखिए प्यूर्टो रिको गर्त क्या कहलाता है, कैरिबियन सागर के समीप है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा 8,385 मीटर भाग होता है प्यूर्टो रिको गर्त का। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आपका महासागर। अभी हमने क्या पढ़ा था, महासागरीय नितल और बेसिन के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। देखिए ये आपका बुक जो है हर चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया था। अब यहाँ पर महासागरीय और नितल पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ये
कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पर, ये महासागर अब पढ़ेंगे, ओशियन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। देखिए हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। कह रहे हैं जो प्रशांत महासागर की आकृति होती है वो त्रिभुजाकार है। दूसरा कह रहे हैं इसका शीर्ष उत्तर में बेरिंग मुहाने पर है। जिस कह रहे हैं इसका जो शीर्ष है उत्तर में बेरिंग मुहाने पर स्थित है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है, क्या इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अब तो ये तो हमको सही ही लग रहा है कि प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, ये भी याद रखिए। जिनको नहीं याद होगा वो याद रखेंगे कि पैसिफिक ओशियन क्या है, त्रिभुज एक ले लीजिए, इसमें पी बना दीजिए, ये आपका सही है कथन। अब दूसरा प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है। जो प्रशांत महासागर सबसे उत्तरी भाग जो है जिसकी औसत गहराई 5000 से 6000 मीटर तक की है, तो ये भी लगा दीजिए। बरमूडा सदृश प्रवाल द्वीप आर्सेन और सेंट हेलेना जैसे द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, तो ये आपका कह रहे हैं गलत है, ये आपका गलत है, ये वाला आपका ये वाला हो जाएगा केवल 3। अब देखिए तीसरा में देखते हैं क्या गलत है। कह रहे हैं कि बरमूडा सदृश प्रवाल द्वीप आर्सेन सेंट हेलेना द्वीप प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा बरमूडा नहीं देखते हैं, बरमूडा आपका ट्रायंगल, वहाँ पर क्या होता है जो भी जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए प्रवाल द्वीप आर्सेन सेंट हेलेना द्वीप प्रशांत महासागर में नहीं अटलांटिक ओशियन में है स्थित है, ये याद रखेंगे। सेंट हेलेना तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, कई बार। प्रशांत महासागर से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, देखिए सही है। जिसकी उत्तरी सीमा बेरिंग जल संधि आती है, एकदम सही है। इस महासागर का उत्तरी भाग अधिक गहरा है। इसकी औसत गहराई 5000 मीटर से 6000 मीटर तक द्वीपों में सर्वाधिक पाई जाती है। मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में इसकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या करा है। कह रहे हैं इस महासागर का सुंडा गर्त जावा द्वीप के दक्षिण में समांतर रूप से अवस्थित है। कह रहे हैं इस महाद्वीप का हिंद महासागर के संबंध में बताना है, तो सुंडा गर्त है जावा के दक्षिण में समांतर रूप से अवस्थित है। सुंडा गर्त के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसके मध्य में कटक अवस्थित है जो अटलांटिक महासागर के कटक से चौड़ा है। जो यहाँ पर कटक है वो अटलांटिक महासागर के कटक से चौड़ा है, ये इनका कहने का मतलब ये है। तो हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र द्वीपों से लगभग खाली है। हिंद महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो द्वीपों से लगभग खाली है। उपर्युक्त सभी, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सभी कथन दिए गए हैं वो कौन से हैं। हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण के तट के समांतर सुंडा गर्त है। कहाँ कौन सा है, जावा द्वीप के दक्षिणी तट के समांतर सुंडा गर्त है। आप एक बार मैप पे देख लीजिए, ठीक है, जब भी पढ़िए तो एक बार मैप लेकर बैठा करिए। ज्योग्राफी जब भी पढ़ा करिए मैप से ही पढ़ा करिए, ठीक है, आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखते हैं यह हिंद महासागर का एकमात्र रैखिक गर्त है। इस महासागर में रैखिक गर्त का अभाव होता है। हिंद महासागर के मध्य भाग में अटलांटिक महासागर के समान ही श्रेणीबद्ध कटक अवस्थित है। इन कटकों की चौड़ाई अटलांटिक महासागर के कटक से भी अधिक है। अब देखिए जो अटलांटिक महासागर का कटक है उससे भी ज़्यादा चौड़े क्या होते हैं, हिंद महासागर के कटक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट ये याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है अब स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका ये फैक्ट वाला है प्रॉब्लम, ये सब लोग इतना मतलब सोशल मीडिया हर चीज़ें चल गई हैं, फैक्ट वाला सबको पता चल गया है और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो कम लोगों को पता है। इसीलिए स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया करिए, अब स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, इन कटकों की चौड़ाई अटलांटिक महासागर के कटक से अधिक है। तो मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि अटलांटिक महासागर का कटक ज़्यादा चौड़ा है
कि ये इंडियन ओशियन का। तो किसका ज़्यादा, तो आप किसका बताएंगे, इंडियन ओशियन का बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है, मतलब जो दक्षिण भाग वाला एरिया है वहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये है आपका इसी, मतलब ये प्यारा भारत है तो इसी साउथ वाले एरिया में इसकी चौड़ाई अधिक है। हिंद महासागर के अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए हैं। जैसे मॉरिशस हुआ रीयूनियन ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, तो मॉरिशस हुआ रीयूनियन ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। तो ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि मॉरिशस और रीयूनियन किस प्रकार से निर्मित द्वीप है, तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में द्वीपों की संख्या कम है। मेडागास्कर व श्रीलंका इस महासागर के दो प्रमुख द्वीप हैं। अब देखिए यहाँ पर महासागरीय तापमान और लवणता किस प्रकार के से हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसको आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है, कहा रहा महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती जाती है। अगर महासागर में जब गहराई बढ़ती है क्या तापमान में कमी होती जाती है, तो एकदम सही है। जैसे सूर्य की, मान लीजिए ये महासागर है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो ऊपरी जो सतह होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है कंपेयर टू निचले। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान गिरता जाता है। तो पहला ऑप्शन ये सही है, हमेशा सतह का तापमान ज़्यादा रहता है, नीचे जाएंगे तापमान कम होता जाता रहता है। विषुवत वृत्त के समीप महासागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है और इसका तापमान ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः घटता रहता है। तो हम मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है ये, हमारी पृथ्वी में अगर हम तापमान की बात करते हैं, समुद्र के तापमान की, तो हमेशा ये विषुवत वृत्त पर जो तापमान होता है वो अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, मतलब समुद्र से सतह से नीचे जाते रहते हैं, वहाँ भी तापमान कम होता रहता है। तो ये पहला वाला जो कथन है ये व्याख्या नहीं कर रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ, ये तो ध्रुवों की तरफ बोल दिया है ये ऑप्शन। ठीक है, लेकिन सही दोनों है, लेकिन व्याख्या गलत कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन को समझ कैसे सकते हैं आप, मैं कहूँ अगर कि महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती जाती है, तो आप, मैं पूछूंगा बताइए क्यों, तो आप थोड़ी ये बताएंगे कि ध्रुवों पर, तो ये ध्रुवों तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन दूसरा ये टॉपिक आ गया कि ध्रुवों की तरफ जाते जाते तापमान कम होता है। तो ये दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या गलत करा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। क्या कह रहा है, महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में निरंतर कमी होती जाती है क्योंकि महासागरीय जल की ऊपरी परत सबसे पहले गर्म होती है। जैसे महासागर, मान लीजिए अभी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रख दीजिए, सूर्य की रोशनी अगर ऊपर पड़ती है तो ऊपर वाला एरिया सबसे पहले गर्म होता है, नीचे वाला कम गर्म होता है। जैसे मोटी दीवार क्यों बनाई जाती है, कि सूर्य की रोशनी पड़े तो इधर ही इतना गर्म हो, अंदर उसका हीट ना जाए। राजस्थान में अभी हमने बताया था ना एनसीईआरटी में कि राजस्थान में मोटी दीवारें क्यों बनाई जाती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है। ठीक है, ऊपरी परत पहले गर्म होती है, ऊपरी परत की मोटाई कितनी होती है, 500 मीटर होती है। महासागरीय जल की दूसरी परत ताप प्रवणता कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहते हैं। इस परत का तापमान अचानक कमी होती है, इसके पश्चात तापमान में निरंतर गिरावट आती है। तीसरी परत तापमान बहुत कम हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फैक्ट है, ये फैक्ट याद करेंगे। पूछ सकता है तापमान, महासागरों का औसत तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस महासागरों का औसत तापमान होता है। और यह विषुवतीय वृत्त के से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता रहता है। तो विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर कम होता रहता है। तो यहाँ पर ये 27 वाला याद रखेंगे। तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री होती है। अब जो ये ध्रुवों की तरफ हम कह रहे हैं कि ध्रुवों की तरफ बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए ये आपका प्यारा भारत है, वो मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी में यहाँ पर हम अब 0 डिग्री है, यहाँ से जब जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है तो ये 0.5, एक अक्षांश में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। जैसे 0.5 फिर इधर हो गया, फिर 0.5, तो ये कितना कम होने की दर है, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होने की दर है ये।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन से कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। मतलब वो कारक बताइए जो महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि महासागरीय धाराएं भी होती है, जैसे गर्म धाराएं आती हैं, ठंडी धाराएं आती हैं, तो वो क्या करती हैं, महासागर के तापमान को घटा बढ़ा देती है। या जो जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पर जो पेरू की धारा होती है वो ठंडी धारा है, यहाँ पर मौसम शुष्क कर देता है, ठंडे कर देता है। ऐसे यहाँ पर जो हमबोल्ट है, ये सब जो धाराएं होती हैं, या आपका कनारी की धारा होती है, वो भी मौसम को ठंडा कर देती है। तो ऐसे गर्म धारा होती है, ठंडी धारा होती है, जो मौसम को गर्म और ठंडा करने में सहायता करती है। तो धाराओं वाला भी चैप्टर आएगा, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे। तो धाराएं होती हैं। दूसरा आपका सनातन पवनें भी होती हैं। देखते नहीं हैं आपके यहाँ लू जब चलती है, गर्मियों के महीने में अब लू चलती हैं, तब भी तापमान बढ़ाती घटाती हैं। तो महासागरीय तल के तापमान के वितरण को कौन प्रभावित, सनातन पवनें भी होती हैं। जब आपके लैंड को प्रभावित कर सकती हैं तो महासागर को भी प्रभावित कर सकती हैं, तो ये पवनें होती हैं। स्थल और जल का असमान वितरण होता है। जैसे आप साउथ पोल में देखेंगे वो जल मतलब स्थल भाग कम है, नॉर्थ पोल में देखेंगे वो सॉरी साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे स्थल भाग कम है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे स्थल भाग ज़्यादा है। तो वहाँ वो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। लेकिन देशांतर का तापमान पर कोई पता, जैसे पहला ये देशांतर है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये एक देशांतर, ये दो देशांतर, ऐसे ऐसे अगर देशांतर जा रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो वो प्रभावित नहीं करता है। इधर से इधर जाने पर तापमान में मतलब उसके तापमान में महासागरों के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं देखने में पड़ता है। तो कौन सा होगा, दो वाला हटा दीजिए और सब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे यही लिखा गया है कि महासागरीय तल के तापमान वितरण महासागरीय धाराएं, सनातन पवनें, स्थल और जल का असमान वितरण है। लेकिन इसका प्रयोग मतलब दो सही नहीं है, मतलब क्यों, देशांतर वाला सही नहीं है। गर्म जलधाराएं एक और जहां महासागर के सतही तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ ठंडी जलधाराएं तापमान को घटा देती हैं। सनातन पवनें भी महासागर के सतही तापमान में परिवर्तन करती हैं, वही जो हमने बताया वही लिखा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि महासागरीय जल के तापमान वितरण से का ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन, याद रखेंगे ताप प्रवणता को इंग्लिश में थर्मोक्लाइन कहते हैं। अभी कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं एक सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट हो जाती है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं डिफिनीशन होता है थर्मोक्लाइन का। जैसे आपका ये है महासागर, ये तो एक स्थान पर जाते जाते जैसे ये गया यहाँ पर, तो एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर तापमान में तीव्र गिरावट होती है, मतलब सडनली चेंज हो जाता है टेम्परेचर, तो वो क्या कहलाता है, वो थर्मोक्लाइन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है महासागरीय जल के तापमान से संबंधित ताप प्रवणता के संबंध में कथन बी सही है, क्योंकि महासागर जल के तापमान वितरण से संबंधित ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन वह सीमा क्षेत्र है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट होती है, तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि थर्मोक्लाइन क्या होता है, तो आप यही सिर्फ बताइए कि जहाँ पर महासागर के तापमान में तीव्र गिरावट होती है, जैसे ऊपर आप जाते हैं तब भी तापमान कम होता है, नीचे जब आएंगे तब भी तापमान कम होता है, और उस विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब भी तापमान कम होता है। मतलब जिस एरिया में 0 डिग्री सेल्सियस है वहीं पर तापमान लगभग ज़्यादा रहता है, और आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जाएंगे तापमान घटेगा। ये एक आप दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ मत करिए। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन आज के बाद समझ गए। अब नहीं भूलेंगे ना कि एक सडन ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ से तापमान एकदम एकाएक गिर जाता है। इसे महासागरीय जल की दूसरी परत, देखिए जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है, तो इससे महासागरीय जल की दूसरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है, महासागरीय जल की दूसरी परत। अब देखिए यहाँ पर इस परत की मोटाई 500 से 1000 मीटर। पहली परत की जो मोटाई हो, जैसे क्या होता है लैंड में परत होता है कहीं ना, मेंटल कोर ये सब देखे होंगे, इसी प्रकार महासागरों में परत होती है। किसके अकॉर्डिंग, हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं।
कि ऊपर वाला 500 मीटर होता है, दूसरा 500 मीटर से 1000 मीटर होता है। तो ताप प्रवणता में तापमान में तेजी से गिरावट होती है। इस परत को महासागरीय जल का तापमान पहली परत से कम होता है, परंतु निचली परत से अधिक होती है। तीसरी परत जो होती है उससे तो अधिक होती है, पहली से कम होती है लेकिन उससे अधिक होती है तीसरी से। अब यहाँ देखिए, महासागरीय जल की लवणता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पहला कह रहा है कि समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। कितना कह रहे हैं? लगभग 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। दूसरा कह रहे हैं टर्की की वान झील 330 जो ये लवणता का है, मृत सागर का 238 तथा ग्रेट साल्ट झील 220 सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। ठीक है, प्रति 1000 ये लिखा गया, प्रति 1000 सर्वाधिक लवणता। वान झील में, मृत सागर में, ग्रेट साल्ट में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि समुद्र जल में पाए जाने वाले लवणों की कुल मात्रा में, मतलब जो नमक होता है, साल्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमको दूसरा नहीं पता, ये तीसरा हमको पता है कि ये तीसरा गलत है, इतना कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा अगर समुद्र में देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ना कि मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। ये दिमाग में याद रखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा गया है? प्रति 1000 समुद्री जल में घुली लवणता की मात्रा को सागरीय लवणता कहा जाता है। समुद्री जल का औसत लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होती है। टर्की की वान झील खारे जल की झील है, इसकी लवणता 330 और सागर की 238, ग्रेट साल्ट की कितनी होती है? लवणता 220। लेकिन समुद्र पूरा अगर देखा जाए, मतलब ये तो एक स्पेसिफिक दिया गया है कि ये टर्की का वान झील है, ये मृत सागर है या ग्रेट साल्ट, इसकी दिया गया है। लेकिन अगर पूरा हम एरिया ले लेते हैं, जितना पूरा पृथ्वी पर समुद्र है, सबका कितना होता है? 35 होता है। ये याद रखेंगे, ये आपका फैक्ट जितना है, जो भी आपका फैक्ट ये दिया था यहाँ से यहाँ पर, ये भी आपका फैक्ट सही है, ये भी फैक्ट सही है। और यहाँ वाला आपका कैल्शियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड होगा। यहाँ लिखा गया ना सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा समुद्र में मात्रा पाई जाती है। अब कैसे याद करेंगे सोडियम क्लोराइड? देखिए यहाँ पर सी ऐसे लिखते हैं ना, सी मतलब समुद्र है, सी मतलब समुद्र होता है ना, और सोडियम यस से पड़ता है, बस एम का बात ही नहीं होता है, बस ऐसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है। महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे अगर आपको स्लो लगेगा तो थोड़ा सा पॉइंट आप बढ़ा लिया करिए, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, क्योंकि हम हो सकता है आगे कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दें तो पीछे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए पेपर के लिए और आ भी जाए। और ये सब क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेते हैं तो कोई भी फैक्ट पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आप कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला, महासागरीय जल के तापमान और घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। अब देखिए, महासागरीय जल का तापमान जो होता है और घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता, मतलब उसको सैलिनिटी को, लवणता मतलब सैलिनिटी ना, उसको प्रभावित करता है। दूसरा क्या कर रहा है, महासागरीय कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखें, महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, वर्षण और पवने और महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित होती है, ये कह रहे हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है। चौथा कह रहे हैं ऊंचे अक्षांश में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है। तो ये आप बताइए, इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा बी, ये बी वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए, अब एक बार एक्सप्लेन करते हैं तीसरा और चौथा क्यों गलत है। तीसरा और चौथा क्यों गलत है, पहले ये देखते हैं। कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक है। अब देखिए, अगर ऐसे ही आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर अपना प्यारा भारत बताता हूँ, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा नदियाँ इधर जा रही हैं कि ज़्यादा नदियाँ इधर जा रही हैं, आप हमी को बता दीजिए। ज़्यादा नदियाँ यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूरी नदियाँ इधर जा रही है। इधर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है, इधर महानदी है। तो मैक्सिमम नदियाँ कहाँ जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जा रही है, जो कि जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ आएंगी, क्योंकि जो नदियों का जल होता है वो मीठा जल होता है, नमकीन जल होता नहीं, मतलब स्वच्छ जो जल होता है।
जो नदियों का जल मीठा होता है तो यहाँ पर लवणता कैसे कम हो सकती है, मतलब लवणता कैसे ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट यही याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लवणता बे ऑफ बंगाल में कम होती है या अरब सागर में लवणता कम ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर उतनी नदियाँ नहीं जाती है। ठीक है, तो लवणता नदियाँ भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा जाएंगी वहाँ लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि नदियों का जल मीठा होता है। तो ये है आपका, देखिए तीसरा वाला का ऑप्शन कहाँ गया है, तीसरा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से कम पाई जाती है। अरब सागर की औसत लवणता 36 1000 प्रति 1000 है, वहीं बंगाल की लवणता कितना है, 34, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन है। अब यहाँ पर दूसरा कह रहे हैं ऊंचे अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी हो जाती है। कह रहे हैं जब ऊंचे अक्षांशों में, मतलब ऊंचा अक्षांश कौन होता है, जब आपका ऊंचा अक्षांश कहे तो हम मतलब हमेशा याद रखेंगे ऊपर ध्रुवों के साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर में 60-65 ये होता है। तो कह रहे हैं ऊंचे स्थानों में लवणता गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, ये गलत है। देखिए ऊंचे स्थान में गहराई के साथ लवणता में कमी नहीं आती है, गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। देखिए क्या होता है, जब किसी जल में लवणता ज़्यादा होती है, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, उस जल का क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी उस जल की बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, वो नीचे बैठता है, ना कि ऊपर आता है। मान लीजिए ये है आपका, ये वाला कौन सा है, ये मान लीजिए आपका कौन सा सैलिनिटी वाटर है। जैसे ही सैलिनिटी ये वाटर होगा, ये क्या होगा, हमेशा नीचे बैठेगी, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया। और ये वाला आपका एक जल है जो कि स्वच्छ जल है, वो क्या है, इसमें सैलिनिटी कम है, तो ये हमेशा क्या होगी, ऊपर जाएगी। याद रखेंगे यही लिखा गया, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता की मात्रा में कमी नहीं आती है। देखिए जैसे बर्फ जब पिघलने के कारण उच्च अक्षांशों में लवणता में कमी पाई जाती है। क्या, जैसे जैसे जब वहाँ पर जैसे ऊंचे अक्षांशों में देखेंगे ध्रुवों के पास बर्फ हमेशा पिघलती रहती है, तो वहाँ पर लवणता कम है, मतलब सैलिनिटी, जैसे ये आपका पृथ्वी है, जितना लवणता मतलब सैलिनिटी ये इक्वेटर के एरिया में रहेगा, ऊपर वाले ऊपर जाएंगे यहाँ पर सैलिनिटी कम रहेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इतने, एक तो यहाँ पर पानी ऊपर उठ जा रहा है, पानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो नमक ही बचेगा ना। अगर किसी गिलास में आप मान लीजिए गिलास समुद्र है, उसमें पानी रख दीजिए, तो वो अगर पानी ऊपर उड़ गया तो उसमें नीचे क्या बचेगा, नमक ही तो बचेगा, वहाँ पर नमक बचेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वही प्रोसेस कहाँ होता है, वही प्रोसेस आपका समुद्र में भी होता है। जहाँ पर क्या होता है, पानी ऊपर उठता है तो वहाँ पर नमकीन खारा, मतलब इक्वेटर के पास या उसके आसपास कर्क या मकर रेखा के बीच में क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये याद रखिएगा। परंतु गहराई बढ़ने के साथ स्वच्छ जल की मात्रा कम हो जाती है। वही हमने बताया, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी स्वच्छ जल की मात्रा कम हो जाती है एवं लवणता की मात्रा बढ़ने, सैलिनिटी बढ़ने लगती है। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक जो सैलिनिटी होती है अनयवर्ती कर्क और मकर रेखाओं के अधिक समीप होती है। जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसी के ज़्यादा समीप होती है आपका सैलिनिटी, ये याद रखिएगा। अब देखिए महासागरीय निक्षेप, जिसको डिपॉजिट कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर मैं पूछ लूँ पहला जनिक निक्षेप, पहला जनिक डिपॉजिट क्या होता है, तो पहला जनिक डिपॉजिट क्या होता है, तो याद रखेंगे जो पहला जनिक डिपॉजिट होता है वो पौधे और जंतुओं के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं, पौधे और जंतुओं के अवशेष को पहला जनिक डिपॉजिट निक्षेप कहते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप क्या होता है, तो याद रखेंगे जो ज्वालामुखी निक्षेप होता है वो क्वार्ज और लावा होता है, तो ये क्वार्ज और लावा। जैविक निक्षेप क्या होता है, तो बायोलॉजिकल निक्षेप क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखते नहीं कोरल रीफ ये सब, तो जैविक निक्षेप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंधु मड जो निक्षेप होता है उसमें सिलिकन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड होता है। एनसीईआरटी का एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए वनस्पतियों जंतुओं को पैलेजोनिक कहते हैं, क्वार्ज
होता है, ज्वालामुखी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैविक निक्षेप कहते हैं। अब सिलिकॉन एल्युमिनियम को सिंधु पंख सिंधु मड निक्षेप कहते हैं। बस ये याद रखिएगा। अब देखिए महासागरीय तरंगे और धाराएं। देखिए जब पेपर आपका टफ बनेगा तो वो नहीं पूछेगा ये कौन सी धारा है, गल्फ कौन सी धारा है, कनारी कौन सी धारा है, वो आपका एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपका थ्योरी के पार्ट से, जो कॉन्सेप्ट होता है ये धाराएं कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, ये पूछेगा जब टफ क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनामी एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। तो सुनामी क्या अरबी भाषा का शब्द है? नहीं, सुनामी जो होता है वो जापानी भाषा का शब्द होता है। तो ये तो आप ये पहला याद रखिएगा, ये तो सही है, पोताश्रय तरंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन से महासागरों में उत्पन्न होती है। तो क्या ये भूकंप, ज्वालामुखी ये सबसे उत्पन्न होती है? क्या पूछ रहा था यहाँ पर, सही नहीं है, तो ये तो आपको हो गया सही नहीं है। हाँ ये उतरे, ये तरंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती हैं। तो ये समुद्र तटीय के क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती हैं। ठीक है, प्रलयकारी जब लिखा गया है तो विनाशकारी तो होगा। ये सुनामी है तो सुनामी जब आता है विनाशकारी होता है। ये तो कौन सा कथन आपका कह रहे हैं, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर एक कथन आपको गलत लिख रहा है, ए वाला, तो ये पहला एक, तो केवल एक कथन आपका क्या है यहाँ पर गलत है। अब देखिए वही दिया गया है, यहाँ लिखा गया है कि ये देखिए जापानी शब्द है पोताश्रय तरंगे अर्थात खुला बंदरगाह। ऑप्शन में खुला बंदरगाह भी दे सकता है। सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन महासागरों से उत्पन्न होती है। सुनामी तरंगे सागर तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती है, इससे भारी तबाही होती है और सागरीय नितल और अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें समुद्री तरंगों का तरंग काल दो लगातार तरंग शिखरों और गर्तों के बीच का अंतराल होता है। तरंग जो आयाम होते हैं, तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। अब देखिए तरंगों की गति की दर मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है और सही नहीं है। तरंगों का उच्चतम और निम्नतम बिंदु का शिखर और गर्त, जो ऐसा तरंग नहीं होता ये ऐसे, तो ये करें ये शिखर होता है और ये गर्त होता है। तो यहाँ पर करें कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो आपका सी वाला ऑप्शन एक क्या है गलत है। अब देखिए सी वाला ऑप्शन क्या गलत है, इसमें करें मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, क्योंकि तरंगों की गति मीटर प्रति सेकंड में नहीं बल्कि नॉट में मापा जाता है। याद रखेंगे जो समुद्र में तरंगें होती हैं वो नॉट में। समुद्री तरंग काल लगातार तरंग शिखरों और गर्तों के बीच का अंतराल होता है। तरंग आयाम तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग के क्रमशः उच्चतम और निम्नतम बिंदु को के शिखर को गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं? इसको गर्त कहते हैं। दो लगातार शिखरों और गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो याद रखेंगे क्या, दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये अगर मैं कहूँ एक ऐसे बना देता हूँ, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, और इसके भी बीच की दूरी को, गर्तों के बीच की तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ करें, महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल तथा वायु और सौर ऊर्जा के जल का गर्म होना प्राथमिक बलों की गति को प्रारंभ करती है। यहाँ पर क्या कथन, असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा कथन असत्य है। पहला तो आपका सही है। करें, द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है। तो यह कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति दिशा बाईं ओर, गलत है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में हमेशा, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण जो गति की दिशा होती है महासागरीय, वो दाहिने तरफ हमेशा होती है। याद रखेंगे किसमें, दाहिने की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ होती है। तो ये तीसरा वाला आपका उल्टा लिखा गया है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण जल की गति दाहिने तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में जो जल की गति होती है वो बाएं तरफ होती है कोरियोलिस बल के कारण। ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के दाईं ओर होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बाईं तरफ प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल, वायु और सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना प्राथमिक बलों की गति
प्रारंभ करती हैं और द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं को प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। तो जो प्राथमिक जो बल होता है, ठीक है, प्राइमरी फोर्स है, तो प्राइमरी जो फोर्स होता है वो क्या करता है, महासागरीय गति को प्रारंभ कर, मतलब कहा नहीं लिखा, महासागरीय प्राथमिक बलों से गति प्रारंभ होती है। और द्वितीयक बल क्या करता है, जैसे एक कार में 2 गियर होते हैं, पहला गियर क्या होता है, प्रारंभ करता है, दूसरा गियर रुक जाता है, ऐसे मतलब रुकता नहीं है और तेज होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए दूसरे गज से क्या होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, कितना आपको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। प्राथमिक बल प्रारंभ, गति प्रारंभ होती है, द्वितीयक बल रोक सकते हैं। और ये क्या होता है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी ध्रुव में उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ होता है, साउथ हेमिस्फीयर में बाईं तरफ प्रवाहित होती है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करा है कि पृथ्वी का आवर्तन मतलब रोटेशन जो होता है, रोटेशन, पृथ्वी का रोटेशन क्या होता है, जो लट्टू जैसे नाचती है वो उसकी बात कर रहे हैं। लट्टू को ना रोटेट करती है, हमेशा देखते हैं ऐसा ऐसा लट्टू इसी पे नाचती रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, वायुदाब और हवा, क्या इससे भी प्रभावित होती है महासागरीय धाराएं? तो हाँ, महासागरीय धाराएं वायु और हवा से भी प्रभावित होती है। महासागरीय जल का घनत्व भी, जैसे आप हमें अभी मैंने बताया है, जब आपका ये जो जल होता है, खारा जल होता है, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है, सैलिनिटी जो वाटर होता है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ का ऊपर वाला भाग स्पेस जो होता है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये इस नीचे बैठेगा तो यहाँ पर जो खाली स्पेस होता है वहाँ दूसरा जल आकर स्थान ले लेता है। तो जब दूसरा जल आके स्थान लेता है तो यही धाराएं के रूप में चलती हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी कारण होता है महासागरीय जल का घनत्व भी होता है। घनत्व जब ज़्यादा होगा जल नीचे बैठेगा और उस जहाँ पर स्पेस खाली होगा वहाँ पर दूसरा जल आके उसका स्थान ले लेगा। देखते होंगे आपका जो ऊपर से आती है धाराएं वो मैक्सिमम ठंडी धाराएं होती है, क्या होती है, नीचे जाती हैं, मतलब वो नीचे ऊपर से कैसे, यहाँ पर मतलब ध्रुवों से आपका ये इक्वेटर की तरफ जो हवा धाराएं आती है, इसके बाद यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से बहुत सी धाराएं क्या होती है, ऊपर भी जाती है। तो इसका यही रीजन होता है कि ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ये यहाँ स्पेस जो खाली हो रहा है ये धाराएं जाके, ये जल जाके वो स्थान ग्रहण कर रही हैं। तो याद रखिए, महासागरीय जल का घनत्व होता है, पृथ्वी का आवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है, रिवोल्यूशन, मतलब जो पृथ्वी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी जो ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका महासागरीय धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 1, 2, 3 रोटेशन आपका प्रभाव करता है, प्रभाव इफेक्ट डालता है महासागरीय धाराओं पर। वायुदाब और हवा आपका इफेक्ट डालता है। महासागरीय जल का जो घनत्व होता है वो भी इफेक्ट डालता है। तो 1, 2, 3 आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वही जो अभी हमने बताया वही सब यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, ये देखिए आईएएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सबका जो पेपर आईएएस का होगा, पीसीएस को होगा, इस चैनल पर बने रहिए और इस सीरीज को पूरी तरह से फॉलो कर लीजिए। पूरी तरह से आप सबको इस सीरीज से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ये वाला सीरीज प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखूं। प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन सी विशेषता सही नहीं है। महासागरीय धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। कह रहे हैं धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। समांतर धाराएं निकट, कमजोर और गहराई में अधिक शक्तिशाली होती हैं। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, सी वाला आपका सही नहीं है। जो धाराएं सतह के निकट कमजोर कह रहा है, मतलब जो आपका सतह होता है, ये मान लीजिए प्यारा भारत है, यहाँ कोई धारा बह रही है, ठीक है, यहाँ तो धारा नहीं बहती। मान लीजिए मैं ये कौन सा
बना रहा हूँ, ये साउथ अमेरिका बना रहा हूँ। यहाँ पर पेरू की धारा है, कह रहे हैं इसके सतह के निकट यहाँ पर कमजोर होती है, तो ये गलत होता है। यहाँ देखिए ये आपका सी सही नहीं, क्योंकि धाराएं सतह के निकट जो होती हैं धाराएं, ये पेरू की धारा जैसे, वो क्या होती है, कमजोर नहीं, गहराई शक्तिशाली होती हैं और गहराई में ये कमजोर हो जाती हैं। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, सतह के निकट जो धाराएं जो होती हैं वो शक्तिशाली होती हैं और जब गहराई जाती है वो उसमें कमज़ोर होती हैं। सागर तल की विशाल जलराशि का एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं को समांगी पवनों, जल के ताप, घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा, पृथ्वी की गतिशीलता आदि का जन्म देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का है, निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। कहते हैं जो निम्न अक्षांशों से उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण वाली बहती हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, ठंडी जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। दूसरा करें, गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछ रहा था क्या सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, ये दूसरा यहाँ कराया है, ठंडे जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, क्योंकि ठंडे जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं। कौन सी धाराएं, महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं। ये ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पूर्वी तट के सहारे, और गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं के स्वरूप गर्म ही होता है। कौन सा स्वरूप होता है, गर्म ही होता है। तो ये याद रखेंगे कि निम्न अक्षांशों के उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने उत्तरी ध्रुव के संबंध में धाराओं का स्वरूप गर्म ही होता है। तो यहाँ लिखा गया गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध में उसके पूर्वी तट पर, तो गलत ये भी है, ये भी है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखेंगे, बी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का है कनारी की धारा। तो कनारी की धारा कैसे धारा है, तो कनारी की धारा कौन सी धारा है, ठंडे जलधारा, तो एकदम सही है। करें युग्म, कितने युग्म सही से मिले थे। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है। हमबोल्ट धारा जिसको पेरू की धारा कहते हैं ये भी ठंडी जलधारा है। अगलुहास धारा कौन सी है, ये गर्म जलधारा है, ये याद रखेंगे। अगलुहास कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। हमबोल्ट धारा ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ कनारी ठंडी जलधारा है। तो ये सब याद रखेंगे। अब यहाँ पर कौन सा करें कि कितने सही हैं, ये सभी सही हैं, डी वाला वही सब एक्सप्लेन दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगलुहास से हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। मालागासी और मोजाम्बिक धाराओं का ये संयुक्त रूप है। दोनों ही जलधाराएं मालागासी द्वीप के दक्षिण भाग में मिलकर अगलुहास धारा का निर्माण करती हैं। अब देखिए, ओयोसियो है और क्यूरोसियो। क्यूरोसियो एक गर्म धारा है, ये ठंडी है। जो क्यूरोसियो होगा वो गर्म होगा, ये ओयोसियो ठंडी है। लेब्राडोर, फॉकलैंड और बेंगुला धारा। अब देखिए लेब्राडोर कैसी, मतलब इसमें क्या कह रहा है, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं ये बताइए। तो लेब्राडोर कौन सी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, ओयोसियो बेंगुला कौन सी है, ठंडी जलधारा है। तो ये याद रखिएगा, सभी आपका आंसर सही होगा, ये याद रखेंगे। ओयोसियो धारा पूर्वी जापान के, लेब्राडोर न्यूफाउंडलैंड के, और बेंगुला धारा अंगोला के पश्चिमी तट पर, फॉकलैंड धारा पूर्वी अर्जेंटीना के सहारे ये ठंडी जलधारा है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है ब्राज़ील धारा, कैलिफोर्निया धारा, फ्लोरिडा धारा, मोजाम्बिक धारा, ये धाराएं बतानी है कौन सा सही सुमेलित है। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, कैलिफोर्निया धारा उत्तरी प्रशांत महासागर,
फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर, मोजाम्बिक धारा और हिंद महासागर में बहती है। तो ये याद रखेंगे, सब कुछ सही है आपका, ये डी वाला सही हो जाएगा। बस वही ये फैक्ट है, इसको ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सही उत्तर का उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में पश्चिमी किनारों पर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र मतलब पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है इन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं एक जगह आकर मिल जाती हैं। तो उपोष्ण जो कटिबंध होते हैं वहाँ प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में पश्चिमी किनारों पर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे ये जो मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। तो ये एकदम आपका सही है, तो पहला वाला आपका सही है। ये देखिए उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में पश्चिमी किनारों पर संसार के मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं। जिन स्थानों पर विपरीत स्वभाव वाली जलधाराएं मिलती हैं वो क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण हो। जहाँ पर विपरीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, मत्स्य पालन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्लैंकटन बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, जिसे मछलियों के आहार माना जाता है, और ऐसे मत्स्य व्यवस्था विकसित हो जाती है। ज्वार भाटा के संबंध में कह रहे हैं महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? अगर महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा जो आता है वो किसके कारण आता है, ये बताना है। तो ये क्या कह रहा है कि ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सही होता है। चंद्रमा का ये तो सबसे ज़्यादा होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो होता है उसके कारण भी होता है। तो ये सब भी सही है, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला आंसर। अब देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल के कारण कुछ हद तक सूर्य की गुरुत्वीय बल ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य का, चंद्रमा का ज़्यादा होता है, सूर्य का उतना ज़्यादा नहीं होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति तो दूसरा कारक पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी की ज्वार भाटाओं के उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर समानतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा के चक्कर के कारण उत्पन्न होता है। एक दिन में समानतः 2 बार ठीक है उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा की फंडी में आता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, कह रहे हैं वो कनाडा की फंडी में आता है, सही बताना है। तो ये एकदम सही है, कनाडा की फंडी में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार भाटा। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच खाड़ियों और ज्वार नदमुखों में से गुजरता है तो ज्वारीय धाराएं कहती हैं। तो ये भी सही है। या देखिए ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कनाडा के नोवा स्कॉशिया में फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ ज्वार भाटा की ऊंचाई 15 से 16 मीटर तक होती है। फंडी की खाड़ी में प्रतिदिन 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा द्वीपों के बीच खाड़ियों और ज्वारमुखों से होकर गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक ज्वार जो होता है, ठीक है, इसमें करें कौन सा मतलब कितने युग में सही सुमेलित हैं? तो बताइए कितने युग में सही सुमेलित हैं? दैनिक ज्वार, एक उच्च एक निम्न, मिश्रित ज्वार और बृहद ज्वार और निम्न ज्वार। तो यहाँ पर जो आपका मिश्रित ज्वार होता है सूर्य चंद्रमा का समकोण स्थित होती है, ये याद रखेंगे। बृहद ज्वार जो होता है ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में भिन्नता। निम्न ज्वार सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होता है, ये आपका गलत है, तीनों है। दैनिक ज्वार एक उच्च ज्वार एक निम्न ज्वार, ये वाला आपका सही है। तो 2 3 4 आपका गलत है ये। अब यहाँ पर देखते हैं क्या गलत है। मिश्रित ज्वार जो होता है, ये मिश्रित ज्वार जो होता है, यहाँ पर ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में अंतर होता है, ठीक है। मिश्रित ज्वार में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अधिकतर ऐसे ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार में ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में अंतर होता है। अब एक बृहद ज्वार की अनुभूति तब होती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। किसमें? बृहद ज्वार में। बृहद ज्वार महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय एवं अमावस्या के समय। याद रखिएगा बृहद ज्वार जो होता है, ये बृहद ज्वार की अनुभूति तब होती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध रेखा में होते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय क्या होता है,
मतलब जो एक से, तो उसमें बृहद ज्वार आते हैं ना, कह रहे हैं बृहद ज्वार की अनुभूति तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में आते हैं। बृहद ज्वार महीने में 2 बार और पूर्णिमा और अमावस्या की आता है। अब देखिए निम्न ज्वार उस समय आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पे आते हैं। सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया, या चंद्रमा इधर पृथ्वी इधर हो गया, चंद्रमा इधर हो गया, ऐसे जब आता है, ठीक है। जब ऐसे आपका ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। एक में यहाँ सूर्य हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ चंद्रमा, तब क्या होता है, निम्न ज्वार होता है। जब सीधे में सब रहेंगे तब क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। तो यहाँ लिखा गया सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर स्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, इसलिए निम्न ज्वार की अनुभूति, मतलब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये बैठ जाता है बीच वाला, ये ऐसे याद कर लीजिए। और यहाँ पर सब एक साथ खींच रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा वाला ज्वार आता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। निम्न ज्वार जब आते हैं जब समकोण पे आते हैं तीनों स्थित, तब निम्न ज्वार आते हैं, और जब सीधी रेखा में आते हैं तो बृहद ज्वार आते हैं, मतलब बड़े ज्वार आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हाई टाइड। अब बृहद ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में कथनों, जब सूर्य चंद्रमा के केंद्र में पृथ्वी के साथ समकोण एक दूसरे के समकोण पर आता है तो बृहद कोण। बृहद कोण कब होता है, अभी हमने बताया समकोण, यहाँ निम्न ज्वार का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया, कह रहे हैं कितने कथन सत्र हैं। अब दूसरे देखे हैं, ये तो बता दिए ना कितने कथन सत्र थे, तो यहाँ पर आपका कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पहला सही था और सब गलत था, ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्न, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो निम्न ज्वार आता नहीं, ये निम्न ज्वार नहीं, ये हाई टाइड आता है, ठीक है। ये अब ज्वार भाटा, जब ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में भिन्नता, तो ये ज्वार भाटा नहीं होता, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा तब होना जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तो ये याद रखेंगे। बृहद ज्वार, बृहद ज्वार जब होता है, तो बृहद ज्वार और निम्न ज्वार में अभी हमने बताया वही अंतर यहाँ पे है, और मिश्रित ज्वार ये अलग है, और दैनिक वाला तो एकदम सही था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। कह रहे हैं जो बृहद ज्वार होता है और लघु ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है, ये एकदम सही है, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, लघु, हम कह रहे हैं जब सीधी रेखा में आएगा तो लघु ज्वार नहीं होगा, ये बृहद होगा, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। बृहद ज्वार महीने में केवल 1 बार आता नहीं, बृहद ज्वार हमेशा 2 बार आता है, ठीक है। कब आता है, तो ये हमेशा मतलब 2 महीने में 2 बार आता है, यहाँ पर नहीं दिखा है। का निम्न ज्वार देखिए यहीं पर था, अभी देखिए पंडित ज्वार भाटा की खाड़ियों के बीच स्थित होते हैं, यहाँ पर देते हैं। देखिए बृहद ज्वार महीने में 2 बार आता है, एक पूर्णिमा को आता है, एक अमावस्या को आता है, और यहाँ लिखा गया है सिर्फ कहाँ पर, एक पूर्णिमा को आता है, तो गलत है, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आता है, ठीक है। तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा बस। ये देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण पर, वही जो कॉन्सेप्ट है वही सब कुछ यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए नव संचालन में ज्वार भाटा महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। ज्वार भाटा तल छटों के डिसल्टेशन में सहायता करता है। ज्वारीय तरंगों में से विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो देखिए विद्युत उत्पादन तो किया ही जाता है ना ज्वारीय तरंगों से, तो सभी जानते हैं। तो कौन सा सही यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो ये तीनों सही है। नव संचालन में ज्वार भाटा का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा मतलब जैसे ही ज्वार भाटा आता है, नव संचालन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा आप तेज़ी से जाता है। ज्वार भाटा तल डेसिटेशन में सहायता करता है, सही है। तल छटों के डेसिटेशन में सहायता करता है। यहाँ लिखा है ज्वार भाटा प्राकृतिक परिघटना है, मानवीय हितों के लिए लाभदायक माना जाता है। या नव संचालन में मछुआरों के कार्य को योजनाओं में सहायता करता है। नव संचालन में ज्वारीय प्रवाह अधिक महत्व होता है। ज्वार भाटा तलछटों को डेसिटेशन में सहायता करती है। ज्वार जनबुध में से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता करती है। ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी सहायता करती है। ज्वारीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, विकसित देशों में अधिक होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आपका सब सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए परवाल और परवाल भित्तियों के बारे में कह रहे हैं। परवाल एक प्रकार का कैलकेरियल चट्टानें होती हैं, कैलकेरियम चट्टानें होती हैं परवाल के बारे में ये कहना, कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका एकदम सही है। परवाल एक प्रकार का कैलकेरियम चट्टानें होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, यह पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थि पंजर से निर्मित होती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, एकदम सही कह रहा है। छोटे या पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थि पंजर से निर्मित होती है।
परवालों के विकास में सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक है, एकदम सही है। जैसे हमने कहा है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वहीं पर ज़्यादा इनका विकास होता है। साधारणतः 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये होते हैं। तो ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि इनका विकास 10 नहीं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। जो कोरल होता है, ये याद रखेंगे, कोरल का विकास सी3 पे आता है ना, रीजनिंग में पढ़े हैं 3 पे आता है ना, तो सी जो इनका विकास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। परवाल ना ही उच्च तापमान पर ना ही न्यून तापमान पर जीवित रह सकते हैं। इनको लिए एक मध्यम तापमान, निम्न और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में समीप नहीं पाया जाता है। परवाल एक प्रकार का कैल्सिग्रल चट्टान होती है जो मूलतः कैल्शियम से बनी होती है। परवाल पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थिपंजर से बनता है। इसके विपरीत सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है, इसलिए परवाल 250 से 300 फैदम की गहराई तक में अधिक विकसित होते हैं। कितना? 250 से 300 फैदम की अधिक गहराई में परवाल जीवित नहीं रह पाते हैं। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तटीय परवाल भित्ति, परवाल रोधिका और परवाल ब्लैरिंग जो होता है, तो ये बताइए तटीय परवाल भित्ति, ठीक है, कोस्टल मतलब कोरल रीफ जो होता है, न्यू हाइब्रिड सोसाइटी द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब देखिए तटीय परवाल भित्ति न्यू हाइब्रिड सोसाइटी द्वीप के समुद्री तट पर पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी सहारे का। अब देखिए परवाल रोधिका ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो आपका ये है, ये इस साइड में पाया जाता है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये समुद्र है ना इधर पैसिफिक ओशियन, यहीं पे रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति माना जाता है। परवाल मतलब ये रिंग वाला, ठीक है, ये कोरल रिंग जो होता है, इसकी परवाल संरचना जो एक छिछले लैगून को घेरे रहती है, फिजी और फूनाफुटी द्वीप परवाल वलय का उदाहरण है। ये फिजी और फूनाफुटी क्या है? ये द्वीप परवाल का उदाहरण है। अब सागरीय संसाधन के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन ये है, करें महासागर जैविक अजैविक और खाद्य आदि संसाधनों के मुख्य स्रोत हैं। पहला ये कह रहा है, दूसरा सही पूछ रहा है, दूसरा कह रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप का सागर जल एकमात्र मत्स्य आखेट हेतु मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र होता है। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया। कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही है, सागरीय जल के एक दो दोनों सही है। महासागरीय जैविक और अजैविक खाद्य संसाधनों आदि का मुख्य स्रोत होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के छिछले जल उत्तरी गोलार्ध में जलमग्न तटों के संसार के मध्य आखेट केंद्रित क्षेत्र केंद्रित, तो ये क्षेत्र मत्स्यों के आहार और उद्भिज प्लावके के पर्याप्त मात्रा में करते हैं। पश्चिमी यूरोप का सागर जल मत्स्य के लिए मतलब देखते नहीं हैं कि उधर अमेरिका वाला हो गया जहाँ पर वो धाराएं मिलती हैं, और इधर पश्चिमी यूरोप की, तो वहाँ मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। गर्म और ठंडी धाराएं भी वहाँ मिलती हैं, इसका कारण भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है कि मूल्य की दृष्टि से 90% से अधिक खनिज तेल और गैस महासागरों में उपलब्ध हैं। करें अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए 90% से, असत्य कथन बताना है कि 90% से अधिक जो खनिज तेल हो तो महासागरों में उपलब्ध है। दूसरा करें महासागरों में भूतापीय ऊर्जा का संबंध विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है। महासागरों में भूतापीय ऊर्जा का संबंध है, तो ये भी सही, ये भी सही। असत्य कथन बताना है, महासागरों के मैदानी क्षेत्रों में खनिज तेल मुख्य रूप से पाया जाता है। अभी हमने आगे ही बताया था, जो खनिज तेल होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है। कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर महासागरों के मग्न तट और मग्न ढाल क्षेत्रों में, मग्न तट शेल्फ वाला जो एरिया होता है और ढाल ये स्लोप मग्न तट, ये कॉन्टिनेंटल ढाल जो होता है, वहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। कुछ भूवैज्ञानिकों को माना है कुल खनिज तेल का भंडार का लगभग 20% भाग सागरीय नितल में पाया जाता है। मूल्य की दृष्टि से 90% अधिक खनिज तेल गैस महासागरों में उपलब्ध होते हैं। साथ ही महासागरों में भूतापीय ऊर्जा का संबंध विभिन्न सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वाला गलत है। जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हम बॉम्बे हाई जो है, अगर आपसे पूछे बॉम्बे हाई महासागर के किस भाग में, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज क्वेश्चन था। आई होप आपको जो ओशिनियोग्राफी है आपको ये समझ में आया होगा।
क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा टेक्निकल बा, ये ज्योग्राफी तो लगभग पूरा ही टेक्निकल है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अधिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सब एक कमेंट करिएगा कि हम सिर्फ ज्योग्राफी लेके चलें कि और भी अदर सब्जेक्ट का लेके चलते हैं, कि मतलब हम हफ्ते में एक दो दिन दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा और तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप सब कमेंट करिएगा। हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि आप उनको पता चल सके इतने अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि ये बियॉन्ड है, मतलब जो यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं उससे काफ़ी बियॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे, एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।